हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेलवे की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। तो रेलवे, जो भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो एनटीपीसी सीबीटी जो वन हुआ अभी हाल ही में ग्रेजुएशन वाला, तो उसकी आंसर की आ चुकी है। तो उस आंसर की का जो जीके के पार्ट आया था, जीके के जो क्वेश्चन आए थे, करंट के जो क्वेश्चन आए थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही आप एक आइडिया भी लगा सकते हो कि जो ट्वेल्थ वाला एनटीपीसी है, अंडर ग्रेजुएशन वाला, जिसका पेपर अगस्त में होने वाला है, तो इसके आधार पर आप उसकी तैयारी भी कर सकते हो। तो आज हम एक सीरीज लेकर आए। 1000 प्रश्न है। एनटीपीसी सीबीटी वन में जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके और जीएस के, वो सभी नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाए जाएंगे। तो साथियों, आप अपनी तैयारी को मजबूत भी कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम नहीं दिया और आप एनटीपीसी ट्वेल्थ वाला आप देने वाले हो, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी नहीं है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी वन के जो एग्ज़ाम हुए थे, उसमें जो जीके के क्वेश्चन आए थे, वो सभी क्वेश्चन हम आपको कवर करवाने वाले हैं। सभी शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। और साथियों, एनटीपीसी 2025 में पूछे गए पूरे क्वेश्चन पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव करके आएंगे। तो आप रेगुलर बने रहना और रेगुलर आप इस वीडियो को देखना। क्लियर है साथियों? तो आज जो पढ़ेंगे हम आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए प्रश्न, 40 एमसीक्यू लगाने वाले हैं। और इसके बाद में 45 क्वेश्चन किसान आंदोलन के हम आपको पढ़ाएंगे, जो एनटीपीसी में पूछे गए। स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, उसमें किसान आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छी बात ये है साथियों, इन क्वेश्चनों में आप आपकी तैयारी को भी चेक कर सकते हो। अगर आपने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया है तो, और अगर आप ट्वेल्थ वाला एग्ज़ाम भी देना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको आंसर टिक नहीं मिलेंगे, आंसर बाद में आपको चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था नवंबर 2024 में, करंट का क्वेश्चन था, डेयरी क्रांति में भारत के योगदान का सम्मान करने के लिए कौन सा दिन मनाया गया। नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत में योगदान का सम्मान करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया, तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है दूध उत्पादन, राष्ट्रीय डेयरी दिवस, ये राष्ट्रीय दूध दिवस, या श्वेत क्रांति दिवस। तो नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान का कौन सा मनाया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो ये मनाया गया था साथियों, राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया गया था। कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय दूध दिवस। क्लियर है? और ये सुपर फास्ट रिवीजन है, बहुत ही कम समय में आपको पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट में हम आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ा देंगे, और जिससे कि आपका टाइम भी बच जाएगा। नवंबर 2024 में डेयरी क्रांति में भारत के योगदान का सम्मान करने के लिए कौन सा दिवस मनाया था? तो राष्ट्रीय दूध दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया गया था। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जवाब देना। आपका कितने क्वेश्चन सही होते हैं 40 क्वेश्चनों में से, ये भी आप चेक करना। भारतीय प्रीमियम लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता? ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, आने वाले नहीं, पूछे गए थे। अभी जो पेपर हुआ था एनटीपीसी का, तो प्रीमियम महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किसने जीता? तो आप जल्दी से बताइए, चेन्नई ने जीता कि दिल्ली ने जीता कि रॉयल ने, मुंबई मुंबई इंडियंस? तो सभी को पता है मुंबई इंडियंस ने जीता था। महिला प्रीमियम लीग 2025 का खिताब मुंबई इंडियंस ने जीता था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविधानात्मक समझौते से संबंधित विवादों को संभालता है? तो देखो, आप एक आइडिया लगा सकते हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका जीएस और जीके बन जाता है। देखो, मैथ रीजनिंग इजी आता है, मॉडरेट आता है, लेकिन क्वेश्चन बन जाते हैं मैथ रीजनिंग के। लेकिन जिसका जीएस और जीके बन जाता है, जीए बन जाता है, समझ लो उसका सिलेक्शन 100% है।
तो किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते से संबंधित विवादों को संभालता है? सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय या आपराधिक न्यायालय? तो ये आप बता सकते हो, ये सिविल न्यायालय होता है। किस प्रकार का अधीनस्थ न्यायालय मुख्य रूप से संपत्ति के स्वामित्व और संविदात्मक समझौते के संबंधित विवादों को संभालता है? तो सिविल न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखना, एटोकार्म संग्रह से संगम संकलन और पूर्णानुपातिरूपटुक का मुख्य फोकस क्या था? देखो सब ऐसा शब्दावली है कि आपसे भूलेगा भी नहीं और बोलेगे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एनटीपीसी का, तो जीके का तो तोड़ ही नहीं है एनटीपीसी में। तो एटुकाई संग्रह से संगम संकलन, पुननुरु और पातिरूपट्टु का मुख्य फोकस क्या है? तो राजाओं और उनके कार्यों की वीरता और प्रशंसा से। जीके का क्वेश्चन है, राजाओं उनके कार्यों की वीरता और प्रशंसा से है। क्लियर है? तो इससे आप जो तैयारी कर रहे हो, आप 12th वाला एनटीपीसी देने जा रहे हो अंडर ग्रेजुएशन, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि जीके का कौन सा लेवल हो सकता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में समुद्र तट? तो इसका आप आसानी से बता सकते हो, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या उड़ीसा। तो किसका नहीं है जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो राजस्थान का नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में समुद्र तट नहीं है? तो किसका नहीं है? राजस्थान का नहीं है साथियों। किसका नहीं है? राजस्थान। आपको पता है राजस्थान की सीमा गुजरात से लगी हुई है, तो गुजरात समुद्र तट पे आता है, तो राजस्थान खत्म हो जाता है वहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदार बनाया गया था? बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को किस वर्ष की दूरसंचार नीति के तहत उदार बनाया गया था? तो ये 1994 में। भारतीय दूरसंचार क्षेत्र को 1994 में 1994 को दूरसंचार नीति के तहत उदार बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखना, गुप्तोत्तर काल की राजनीति में मुक्ति शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है? तो प्रांत में किया जाता है कि राजा में किया जाता है, कर में कि अधिकारी में? तो ये सभी बताए जाएंगे। प्रांत में किया जाता है। गुप्तोत्तर काल की राजनीतिक में मुक्ति शब्द का प्रयोग प्रांत में किया जाता है। किस में किया जाता है? प्रांत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूं इसका, सुन लेना। संघीय विवादों में सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार और उसके रिट क्षेत्राधिकार के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो संघीय विवाद क्षेत्राधिकारी सलाहकार है, जबकि रिट क्षेत्राधिकारी बाध्यकारी है। तो ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं है पता इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप पढ़ सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन का भी क्वेश्चन उसमें बड़ा ही अजीब दिया था। संघीय विवाद क्षेत्राधिकारी सलाहकार है, जबकि रिट क्षेत्राधिकारी बाध्यकारी है। तो इसमें पूछा था मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर ये है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मैं पूरे 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन जीके के आए। अगर आपको रेलवे की तैयारी करना है तो नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हो। सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको बिल्कुल निःशुल्क की जाती है। और अगर आप आसपास रहते हो, गुना के आसपास रह सकते हो, तो ऑफलाइन बड़ा ही शानदार बैच चल रहा है रेलवे और एसएससी का। क्लियर है? निम्नलिखित में से किस नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रण जनरल का पदभार संभाला? तो किसने संभाला? ये स्टैटिक जी करंट का क्वेश्चन आ गया साथियों। विभिन्न पदाधिकारियों में से अरुणीश चावला, तुहिनकांत पांडे, मनीष सिंघल, के संजय मूर्ति। तो इसका आंसर है के संजय मूर्ति। निम्नलिखित में से किसने नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रण जनरल का पदभार ग्रहण किया? तो के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीजन मिशन के तहत शुरू में कितने शहरों को शामिल किया गया? तो ये क्वेश्चन भी आप बता सकते हो, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
भारत सरकार द्वारा शुरू की गए स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत कुल कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो 100 शहरों को शामिल किया गया। स्मार्ट सिटीज मिशन, ये मिशन जून 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य 5 वर्षों में स्मार्ट सिटीज के विकास के लिए 100 शहरों का चयन करके वैश्विक परिवर्तनों के अनुकूल करना था। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था और करंट का ये क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन, तख्त ए भई शिलालेख किस पार्थियन शासन का मुख्य उल्लेख है? तो नहीं है पता तो आप आंसर देख सकते हो। तख्त ए भई शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तो गोंडोफर्नेस का। गोंडोफर्नेस का। कौन से शासक का? गोंडोफर्नेस का। तो ऐसे जीके के क्वेश्चन पूछे गए साथी, जिसके जवाब आपके पास भी नहीं होगा। आप ईमानदारी से अगर आपने पेपर नहीं दिया तो चेक कर सकते हो आप किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि आप 12th वाला एनटीपीसी देने जा रहे हो। तख्त ए वही बौद्ध मठ मर्दन खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में स्थित है। ये गदार के सभी, देखो अभी आपसे ये पूछ लिया, अब ये पूछ भी लिया है कौन से प्रांत में। बौद्ध धर्म से सबसे प्राचीन प्रभावशाली अवशेषों में से एक माना जाता है। 1980 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूचीबद्ध किया गया था, इसलिए ये हाईलाइट है। बौद्ध मत की स्थापना पहली सीसी शताब्दी सी में हुई थी। इसके निर्माण को भारत पार्थियन साम्राज्य द्वारा वित्त पोषित किया गया था। मठ के राज्य के संस्थापक गोंडोफेर्स के नाम से शिलालेख हैं। पार्थियन साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा के बाद राज्य की स्थापना गोंडोफेर्स ने की थी। पाकिस्तान में तक्षशिला और अफगानिस्तान में काबुल इसकी राजधानी थी। पाकिस्तान में तक्षशिला और अफगानिस्तान में काबुल इसकी क्या थी? राजधानी थी, गोंडोफेर्स। क्लियर है साथियों? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं? राजा राम मोहन राय, ये सभी को पता है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया। निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सब क्वेश्चन वो है जो एनटीपीसी में पूछे गए। 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए, इसमें एग्रीस्टेक और व्यापक मृदा उर्वरकता मानसिक जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। एग्रीस्टेक का प्रबंध पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। मिशन का उद्देश्य प्रमाणित डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण, बीमा जैसी डिजिटल सेवाओं को सुविधा प्रदान करता है। इसमें से कौन सा सही है? तो आपका ए और 3 सही है। इसमें एग्रीस्टेक और व्यापक मृदा उर्वरकता मानचित्र जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। दूसरा आपका गलत है। मिशन का उद्देश्य प्रमाणिक डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा जैसी डिजिटल सेवाओं की सुविधा प्रदान करना है। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में अगर आपका 12th वाले में पूछा जाता है कितना है, इस मिशन के तहत सरकार 2817 करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 1940 करोड़ रुपए है और ये 2024 में शुरू किया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलती है। अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान से निकलती है साथी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 2025 में चीन बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन सा है? पनामा। देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन जो हाईलाइट हुए ग्रेजुएशन लेवल एनटीपीसी में पूछे गए, आप उसी को आधार बनाकर
एनटीपीसी 12th अंडर ग्रेजुएशन की तैयारी कर सकते हो। जो भी साथी अंडर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एक बार एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको ज़रूर रीड करके जाइए, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वही क्वेश्चन है, थोड़ी सी जानकारी है। 2 फरवरी 2025 को पनामा ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से हटने का फैसला किया। ये फैसला पनामा नेर क्षेत्र में चीनी प्रभाव के बारे में चिंताओं पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ चर्चा के बाद लिया गया। क्लियर है। और ये उसका पूरा 1999 तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इसे पनामा को सौंप दिया था, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालने के तुरंत बाद आरोप लगाया पनामा नहर पर चीन का कंट्रोल है। ऐसा इन्होंने आरोप लगाया था। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हो, एग्जाम में पूछा गया था। क्लियर है। और अगर पूछा भी जाए कहाँ से कहाँ तक है तो ये आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर बता सकते हो। कौन सी शहरी स्थानीय स्वशासन संस्था छोटे शहरों के स्ट्रीट लाइटिंग और ड्रेनेज जैसी सीमित नगर पालिका कार्यों का प्रबंध करती? तो नहीं बता पाओगे आंसर, तो हम आपको आंसर बता देते हैं। कौन सी शहरी स्थानीय स्वशासन टाउन एरिया कमेटी, कौन सी कमेटी है? टाउन एरिया कमेटी संस्था छोटे शहरों में स्ट्रीट लाइटिंग और ड्रेनेज जैसे सीमित नगरपालिका कार्यों का प्रबंध करती है। कौन सी संस्था है? टाउन एरिया कमेटी। अब देख लीजिए क्या है, छोटे शहरों में स्ट्रीट लाइटिंग और ड्रेनेज जैसे सीमित नगर पालिका कार्यों का प्रबंध नगर क्षेत्र समिति द्वारा किया जाता है। ये एक अर्ध नगर पालिका प्राधिकरण है जो राज्य प्रधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है। नगर क्षेत्र सीमित नगर पालिकाओं से छोटी होती है। इसमें अधिकार क्षेत्र सीमित नगर पालिका कार्य होते हैं। शहरी क्षेत्रों के प्रशासन और शासन के लिए भारत निम्नलिखित 8 प्रकार के शहरी स्थानीय निकाय बनाए गए: नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र सीमित, नगर क्षेत्र सीमित, छावनी बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और विशेष प्रायोजन एजेंसी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई शहरी क्षेत्रों में प्रशासन में कौन कौन से प्रकार आते हैं, तो ये 8 आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए RBI की मंजूरी मिली? अगर पता हो तो बताइए। 120, 115, 125 या 110? तो 115 मिली साथी। एक बार और रीड करते हैं। फरवरी 2025 में देखो, जो भी साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं। कम समय में ज़्यादा आपका रिवीजन नारायण एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कराया जा रहा है। पूरे आपको 1000 क्वेश्चन में GK GS के पढ़ाने के बाद में मैथ रीजनिंग के भी मैं पढ़ाऊँगा साथियों। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, मुथूट फाइनेंस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये तो उसमें पूछा गया, 12th में पूछ लिया जाता है। मुथूट फाइनेंस की स्थापना जो हुई थी 1939 में, 1939 में। मुख्यालय कोच्चि केरल में है। अध्यक्ष MG जॉर्ज मुथूट और प्रबंध निर्देशक है जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट। तो ये पूरी जानकारी है साथियों। और आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ RRB NTPC 2025 में पूछे गए प्रश्न पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी शिक्षा दोनों को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? तो कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की जो स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी साथियों? राजा राम मोहन राय ने। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है? राज्यों के बीच
विवादों को हल करने के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए। तो ये साथियों आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, किसी भी प्रकार का जो अधिकार होता है आपका उसका हनन होता है। बात करें मौलिक अधिकार जो होते हैं 12 से 35 होते हैं साथियों। कितने होते हैं? 12 से 35 मौलिक अधिकार, ये आपके अधिकार होते हैं। इसका अगर हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 का ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, आर्टिकल 32। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6वें वार्षिक बेरोजगारी सर्वेक्षण में भारत में कुल बेरोजगारी दर क्या बताई गई? तो भारत की जो बेरोजगारी दर रही वो 5.4 रही है, 5.4% रही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे करीब से गुजरता है? तो भोपाल। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे करीब से गुजरता है? तो वो है भोपाल। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंगिक असमानता 2022 में 193 देशों में भारत का जो स्थान रहा वो 108वां रहा। कितना रहा? 108वां। अगर इससे और क्वेश्चन बनते हैं, 2021 में 0.490 स्कोर के साथ 191 देशों में 122वां स्थान रहा था। ठीक है, और 14 रैंक उल्लेखनीय सुधार हुआ इस बार। विश्व आर्थिक मंच वैश्विक रैंकिंग अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर रहा, जो वर्ष 2024 से 129वें स्थान नीचे, और इसका लैंगिक समानता स्कोर 64.1 रहा है। यहाँ पूछ लिया जाए 2025 में भारत 148 देशों में कितने नंबर पे रहा? 131। 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आइसलैंड लगातार 16वें वर्ष शीर्ष पर रहा, जबकि फिनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड भी शीर्ष 5 देशों में शामिल है। अगर पूछ लिया जाए लगातार शीर्ष पे कौन है? आइसलैंड सबसे फर्स्ट में। अगला क्वेश्चन ये सभी लोग बता देंगे, भारत के पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? तो ये पश्चिमी बंगाल से तमिलनाडु था। भारत के पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला हुआ है? पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक। पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक पूर्वी, ये आप देख सकते हो, ये पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित चरणबद्ध या पिरामिडनुमा संरचना का क्या नाम है? तो क्या नाम है भाई? विमान। क्या नाम है? विमान। दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में, एक बार और देख लीजिए, गर्भगृह के ऊपर पिरामिडनुमा संरचना का क्या नाम है? तो विमान नाम है। क्या नाम है? विमान नाम है, जे वाला। ये गर्भगृह, गर्भगृह के, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन कोई सा भी पूछा जा सकता है साथियों। ये गर्भगृह के ऊपर पूछा तो विमान, अब विमान से भी ऊपर पूछे शिखर पर, शिखर होता है, ये मंडप होता है, ये वाहन होता है, और जो स्टार्टिंग का जो होता है वो गोपुरम होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा है तो आपका कोई सा भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो ये पूरी संरचना आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-24-25 के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पादन प्रतिशत रूप से अनुसंधान और विकास पर वर्तमान में व्यय क्या है? तो इसका जो वर्तमान व्यय है वो 0.64 है। कितना है? 0.64 जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय क्या है? 0.64। अगला क्वेश्चन देख लीजिए साथियों, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस देश में 2025 में
बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता किसने संभाली? तो भारत ने संभाली। बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता भारत ने संभाली। और महत्वपूर्ण जानकारी है, इसके बारे में देख लीजिए। भारत में आधिकारिक रूप से बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नेट ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता बांग्लादेश से अपने हाथों में ले ली। ये बदलाव 13वां गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक के दौरान माले मालदीव में हुआ, जिसमें श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 20 से 22 फरवरी 2025 तक मालदीव में मत्स्य एवं महासागर संसाधन मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया था। भारत में मत्स्य विभाग के सचिव डॉक्टर अभिलक्ष लकी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्षता की। तो भारत के मत्स्य विभाग के सचिव कौन है? डॉक्टर अभिलक्ष। और देख लीजिए जानकारी। बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन की स्थापना 2003 में की गई थी। अगर आपका 12th वाला अंडर ग्रेजुएशन वाला एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो आप इसका जवाब दे सकते हो। इसका शुरुआत 1 अप्रैल 1979 संयुक्त राष्ट्र एवं खाद्य और कृषि संगठन के क्षेत्रीय मत्स्य पालन के रूप में बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। इस कार्यक्रम में जर्मनी, हॉलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, डेनमार्क, जापान, स्विट्जरलैंड और बेल्जियम जैसे विभिन्न दाता देशों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने देशों का मूल्यांकन किया गया? क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कितने? तो 63 देशों के। कितने देशों का? 63 देशों का मूल्यांकन किया गया साथी। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन 2024 विधानसभा चुनावों के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी और निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि करता है? तो कौन सा संगठन करता है? झामुमो बरहेट। झामुमो बरहेट। तो झारखंड के मुख्यमंत्री की जो पार्टी है और निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि करता है वो है, पार्टी का नाम झामुमो और निर्वाचन क्षेत्र बरहेट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आप देख सकते हो स्टैटिक जीके और जीएस के कैसे क्वेश्चन आए। वस्की जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया गया? पाइका जो नेतृत्व है, पाइका, इसका नेतृत्व जो किया गया 1817 में। 1817। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने, डायरेक्टली बता सकते हैं, किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारियों को हराकर 1555 तक अपना खोया हुआ राज वापस पा लिया, जिससे दूसरे अफगान साम्राज्य का अंत हो गया? तो किस शासक ने शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी को हराया? तो हुमायूं ने हराया। किसने? हुमायूं। महानदी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है आपकी 851 किलोमीटर। महानदी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर। अगला जीके के क्वेश्चन देखो किस टाइप के पूछे गए, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है। 1530 में अपनी मृत्यु के बाद किस शासक ने एक नया स्थापित साम्राज्य छोड़ा जो उत्तर भारत में फैला हुआ, पश्चिम से सिंधु नदी से लेकर पूर्व से बिहार तक और उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक? तो कौन से साम्राज्य ने? तो ये आप जान सकते हो 1530 में बाबर ने अपनी मृत्यु के बाद, कौन सा साम्राज्य था? बाबर। बाबर ने बड़ा ही शासन किया और सब जगह शासन किया। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक प्रचलित और मृदा अपरदन का कारण बनती है? तो इसका बताना भाई, मिश्रित खेती, डेयरी फार्मिंग, स्थानांतरण कृषि या सीढ़ीनुमा? तो स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण जो कृषि है, कृषि पद्धति पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक प्रचलित है और मृदा अपरदन का कारण बनती है।
अब कृषि के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, कौन कौन सी कृषि होती है। तो मध्य प्रदेश में, उत्तर पूर्वी भारत में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में बेबर और दहियार, मध्य प्रदेश में दीपा भी चलता है। दक्षिणी राज्य में देखो जारा और एरका, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बत्रा, आंध्र प्रदेश में पोंडू, केरल के पश्चिमी घाट में कुमारी और उड़ीसा में कमान। अगर पूछा जाए स्थानांतरण कृषि कौन कौन सी होती है तो इसके क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है बल्कि सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कोसी नदी, महानदी, गोमती या घग्गर। तो महानदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है बल्कि सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। किस रियासत के शासक ने सिख समुदाय और संस्थाओं का संरक्षण किया? जयपुर के महाराजा, त्रावणकोर के राजा, बड़ोदरा के गायकवाड़ या पटियाला के भूपेंद्र सिंह। तो पटियाला के भूपेंद्र सिंह ने सिख समुदाय और संस्थाओं का क्या किया था? संरक्षण किया था, पटियाला के भूपेंद्र सिंह ने। अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिक बन जाता है तो क्या होता है? उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, वे दोहरी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, उन्हें सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है, कुछ भी बदलाव नहीं होता, उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिक बन जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादन पर निर्भर है? तो कितनी है भाई? ये होगा 90%। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार 90% जो ग्रामीण परिवार की आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वन उत्पादन पर क्या है? निर्भर है। जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य कितना प्रतिशत है? तो ये आपको बताना है। 100% 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संताल विद्रोह का हिस्सा नहीं है? तो बिरसा मुंडा संताल विद्रोह का हिस्सा नहीं है, बिरसा मुंडा। संताल जो विद्रोह हुआ था वो आपका हुआ था 1855 से 56 के दौरान। संताल विद्रोह के नेता सिद्धू, कानू, चांद और भैरव शामिल थे। बिरसा मुंडा संताल विद्रोह के नेता नहीं थे बल्कि वे एक अलग आदिवासी नेता थे जिन्होंने बाद में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसलिए बिरसा मुंडा संताल विद्रोह का हिस्सा नहीं थे। ये क्वेश्चन आपका। ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन में क्या भूमिका निभाई? तो ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन ने क्या भूमिका निभाई? कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की, कला के माध्यम से असहमति व्यक्त की। और जानकारी ले लेते हैं साथियों। इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन भारत में रंगमंच कार्यक्रमों का एक प्रमुख संगठन है। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा देना। इस्टा ने सांस्कृतिक आंदोलन को एकीकृत, लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रभावशाली रंगमंच संघों में से एक है। साथियों, तो ये आपका पूरा का पूरा एनटीपीसी में जो 40 नंबर के क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको पढ़ाए। पूरी शिफ्टों को मिलाकर 1000 प्रश्न हो गए और ये पार्ट आज मैंने आपको 1 पढ़ाया, पार्ट 1। एनटीपीसी के प्रत्येक शिफ्ट में किसान आंदोलन से क्वेश्चन आए थे, तो किसान आंदोलन का हम आपको वीडियो बनाएंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इसको ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूँ। जीके जीएस का जो सबसे कठिन पार्ट होता है। साथ ही आप जब 12th लेवल का एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएशन का आप एनटीपीसी देने जा रहे हो तो इसका पूरा जीके जरूर पढ़ के जाना। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।